हाँ जी, स्क्रीन आ गई होगी आपके पास में। हाँ सर। यस सर, ओके, इंग्लिश के ही सर। कोई ना, ठीक है चलो। तो आप सर टॉपिक कल के डालिए पहले क्वेश्चंस के तो। नीचे ही करने ना, हाँ कल के क्वेश्चंस के नीचे ही करने ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ टॉपिक लगाइए आप। जैव रासायनिक चक्र। चक्रण, और इसी का एक दूसरा नाम और है, इसको जैव भू रासायनिक चक्रण भी कहते हैं। ठीक है, अब सुनना पहले ध्यान से आप। देखो भाई, इस धरती पर क्या है कि तत्व और यौगिक, इनकी मात्रा लगभग निश्चित है। कैसी है? लगभग निश्चित है। होता क्या है कि हम हमारे वातावरण से या जो हमारा पर्यावरण है उससे जो तत्व या यौगिक को उनको ग्रहण करते हैं। तो जब तत्व या यौगिक को कोई जीव अपने शरीर में ग्रहण कर लेता है तो वो तत्व या यौगिक किसमें चला जाएगा? सजीव के अंदर, या जो आपके जीव है उसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? जीव या सजीव के अंदर आ जाएगा। अब जब किसी भी जीव की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने पर उस जीव के शरीर का अपघटन होता है और उस जीव के अंदर जितने भी तत्व और यौगिक थे वो वापस कहां लौट करके आ जाते हैं? पर्यावरण के अंदर लौट करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो तत्व और यौगिक है उनका चक्रीय रूप से सजीवों में जाना और लौट करके पुनः वातावरण या पर्यावरण में आ जाना, ये क्रिया क्या कहलाती है? जैव रासायनिक चक्रण या जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप पहले परिभाषा लिखिए, मैं आपको बोल देता हूं, आप लिखना भाई। प्रकृति में विभिन्न तत्व व यौगिक प्रकृति में विभिन्न तत्व व यौगिक एक जीव से दूसरे जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हुए, सॉरी स्थानांतरित रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं तथा पुनः प्रकृति में लौटते हैं, पुनः प्रकृति में लौटते हैं, पुनः प्रकृति में लौटते हैं। इस क्रिया को जैव रासायनिक चक्रण, इस क्रिया को जैव रासायनिक चक्रण या जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं, या जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। अब देखो, इस जैव रासायनिक चक्रण के कारण क्या होता है? हमारा जो जीव मंडल है
उसके अंदर जो जैविक और अजैविक घटक है, कौन कौन से घटक? जैविक और अजैविक घटक, तो इनके बीच में संतुलन बना रहता कौन सी क्रिया के द्वारा? जैव रासायनिक चक्रण के द्वारा। तो पैराग्राफ छोड़ के एक लाइन और लिखिए आप। इस चक्रण के कारण जीव मंडल में जीव मंडल में जैविक व अजैविक घटकों का, एक ही बात है भाई, जैव मंडल लिख लो या जीव मंडल लिख लो, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जीव मंडल में जैविक व अजैविक घटकों का संतुलन बना रहता है। जैविक व अजैविक घटकों का संतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहता है। तो अब हम एक एक चक्र को पढ़ते हुए चलते हैं। तो पहले अपन सबसे पहले ले लेते हैं जल चक्र को। जल चक्र, टॉपिक लगा दें भाई आप सभी। लगा दिया भाई टॉपिक सबने? यस सर। अब पहले Yes, अपन sir. समझ लेते हैं। देखो भाई सुनिए ध्यान से। धरती पर क्या होता है कि कई प्रकार के जलाशय पाए जाते हैं, समुंदर, तालाब, नदियां, कुछ भी हो सकता है। तो वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, कोई भी जलाशय होता है तो उससे जलवाष्प में बदल करके कहां चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। किसमें चला जाता है भाई? वायुमंडल में चला जाता है। इसी तरीके से यदि अपन पादपों की बात करें तो पादपों के अंदर एक क्रिया होती है और इस क्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। पादप के वायवीय भागों के द्वारा जल की जलवाष्प के रूप में हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या? पादप के जो वायवीय भाग है, जैसे कि आपके पत्ती हो गई, तना हो गया, उनके द्वारा जल की जलवाष्प के रूप में यदि हानि होती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। तो इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पादप भी जल को जलवाष्प के रूप में कहां छोड़ देते हैं? वायुमंडल के अंदर छोड़ देते हैं। इसके अलावा बात करें हम जंतुओं की, तो जंतुओं के अंदर जब श्वसन की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया के दौरान जब वो वायु को बाहर छोड़ते हैं तो जो वायु वो बाहर छोड़ते हैं उनमें कुछ मात्रा जलवाष्प की भी होती है। तो श्वसन की क्रिया के द्वारा जंतु जलवाष्प के रूप में क्या कर देते हैं? जल को वायुमंडल के अंदर छोड़ देते हैं। तो ये तीन क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जो जल होता है वो जलवाष्प के रूप में बदल करके कहां आ जाता है? वायुमंडल में आ जाता है। अब वायुमंडल में देखो संघनन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? संघनन की क्रिया। संघनन की क्रिया के द्वारा जो जल वाष्प होती है वो वापस किस में बदलती है? जल में बदल जाती है। जल में जल जो भी बनेगा वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में वायुमंडल में तैरता हुआ रहेगा। जो जल की छोटी बूंदें हैं वो आपस में जुड़ करके बड़ी बूंदों का निर्माण करती है, बड़ी बूंदें आपस में मिलकर के बादलों का निर्माण करती है, और फिर बादल जब भारी हो जाते हैं तो बरसात के रूप में वापस कहां आ जाते हैं? वो धरती पर आ जाते हैं। इसके अलावा और भी क्रियाएं होती है, जैसे कि पाला पड़ता है, ओलावृष्टि हो सकती है, ओलावृष्टि, हिमपात होती है, हिमपात। सुनिए भाई ध्यान से अपनी बात। पाला, देखो सर्दियों के मौसम में जब ओस की बूंदें पेड़ों के ऊपर या पत्थर के ऊपर गिरी हुई रहती है और उस समय बहुत तेजी से ठंडी हवाएं चल जाए
तो वो जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में बदल जाती, उस स्थिति को अपन बोलते हैं पाला। ओलावृष्टि, बारिश के साथ में यदि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, ओलावृष्टि। और हिमपात, हिमपात में क्या होता है कि जलवाष्प जो होती है सीधी बर्फ में बदलती है और बर्फ में बदल करके भूमि पर आना शुरू कर देती है। जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे हमारे भारत के अंदर हिमालय जैसा हिस्सा है तो वहां पर हिमपात होता है, बारिश नहीं होती, सीधे ही बर्फ गिरते हैं रुई के समान। जैसे रुई आपने देखी ना, ऐसे ऊपर से नीचे गिरते रहते हैं बर्फ के कण, ठीक है। तो वर्षा के अलावा पाला, ओलावृष्टि और हिमपात के द्वारा भी जो वायुमंडल में जलवाष्प थी वो क्या हो जाती है, धरती के ऊपर आ जाती है। तो इसी तरीके से यदि अपन देखें तो जल जो होता है वो पहले जलवाष्प में बदलता है, जलवाष्प से वापस ये जल में बदल करके भूमि की सतह पर पहुंचता है, और भूमि की सतह पर जब जल गिरता है तो नदियों से बहते हुए वापस कहां चला जाता है, समंदर में चला जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, जल चक्र कहलाती है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जल चक्र को एक छोटे से डायग्राम में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जल जो होता है न जाने कहां कहां से तो वो वाष्पीकृत होता है और न जाने कौन कौन से मार्गों में वो बहता हुआ समुद्र में गिरता है या तालाब में जाकर के गिरता है, ठीक है। लेकिन हम भी फिर भी एक छोटे रूप में जल चक्र को क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप टॉपिक लगा चुके हैं, जल चक्र लगा चुके हैं ना भाई। Yes, sir. Yes, इसमें आप sir. लिखते हाँ हुए सर। चलिए, हाँ वह पूरी, लिखते हुए चलो, वह पूरी प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जलवाष्प में बदलता है तथा वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है, फिर नदियों के द्वारा समुंदर में पहुंच जाता है। जलीय चक्र कहलाता है, जलीय चक्र कहलाता है। इसके बाद में आपको पैराग्राफ छोड़ना है और फिर लिखना है, जल जलाशयों से वाष्पीकरण क्रिया द्वारा जलवाष्प में बदलता है। इसी प्रकार पौधे वाष्पोत्सर्जन पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा तथा
जंतु श्वसन की क्रिया द्वारा जल को जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। यह जलवाष्प, पैराग्राफ छोड़ के लिखना, अभी पैराग्राफ छोड़ के फिर लिखना। यह जलवाष्प आकाश यानी कि वायुमंडल में पहुंचती है तथा वर्षा व हिमपात के रूप में पुनः भूमि पर लौटती है, पुनः भूमि पर लौटती है। वर्षा के रूप में आया जल नदियों से बहकर समुद्रों में पहुंच जाता है। चित्र आपको किताब में से बनाना है इसका। हाँ, कौन सा वाला? पेज नंबर 222 पे है। ठीक है, अकेला चित्र है और कोई दूसरा चित्र तो है ही नहीं इस पेज पे, यही है तो यही बनेगा। 14.5। हाँ, 14.5। अभी सबने लिखा? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब जल चक्र के बाद में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। कौन सा चक्र पढ़ेंगे? नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो वापस अपन आ जाते हैं, नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे अब। हाँ, तो टॉपिक लगा दीजिए आप 2 नंबर का, नाइट्रोजन चक्र। और नाइट्रोजन चक्र कई बार परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। तो नाइट्रोजन चक्र को पढ़ने से पहले अपन नाइट्रोजन के बारे में ही कुछ बातें जान लेते हैं ठीक प्रकार से। तो बताइए भाई, वायुमंडल में, लिखना मत अभी, केवल टॉपिक डाल करके छोड़ देना, पहले समझ लो। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78। हाँ, 78% होती है। ठीक है, very good। 78%। यस सर। हाँ भाई, हम जो सजीव हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, इन सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। सुनना भी ध्यान से। अब कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होती है, लेकिन काइटिन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट है और इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। मैं आपको बता देता हूं काइटिन का होता है, अपना बाल और नाखून जो होता है काइटिन का बना हुआ है, काइटिन नाम का कार्बोहाइड्रेट है, उससे बना हुआ है। इसके अलावा जो कीट होते हैं, कीट का जो बाह्य कवच होता है वो भी काइटिन का बना होता है। तो काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है और इस कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन तत्व भी क्या होता है, पाया जाता है। प्रोटीन जो होते हैं ये बहुलक होते हैं भाई एमिनो अम्लों के। किसके बहुलक होते हैं? ये एमिनो अम्लों के। और एमिनो अम्ल जो होता है इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब नाइट्रोजन नहीं होगा तो एमिनो अम्ल नहीं बनेगा, और एमिनो अम्ल नहीं बना तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। और आप सभी को पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यदि हमारे शरीर को नाइट्रोजन नहीं मिला तो प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है, प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है तो शरीर के वृद्धि और विकास संभव नहीं है। तो इसलिए नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन में पाया जाता है, इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में आपके आते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, बताइए भाई डीएनए कहां पाया जाता है? नसों में। हाँ बताइए डीएनए कहां पाया जाता है? नसों में। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक हाँ, अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डीएनए पाया कहां जाता है? कोशिका के केंद्रक में। वेरी गुड। कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो डीएनए और प्रोटीन से ही मिलकर बनता है। तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, और आप सभी को पता डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसको हमने जीन कहा था। और जीन वो पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लेकर के जाता है। तो हमारे जो भी आनुवंशिक लक्षण है जो माता पिता से संतति में आते हैं उन सभी के लिए डीएनए जिम्मेदार होता है। इसी तरीके से आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म बता सकते हो? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। बिल्कुल हाँ, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहां पाया जाता है? तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में और कोशिका द्रव्य दोनों में ही पाया जाता है भाई राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इनके निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। तो आप ये बात समझ सकते हैं अब कि नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन सुनिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है N2 होती है, इसका उपयोग सजीव सीधे सीधे नहीं कर सकता है, उपयोग नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग केवल किस रूप में हो सकता है? नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ही किया जा सकता है। हम ये कोशिश करें कि यार हमारे वायुमंडल में तो बहुत सारा नाइट्रोजन है, सीधा ही नाइट्रोजन को ग्रहण कर लें और खूब सारा प्रोटीन बना लें, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। हमारा शरीर नाइट्रोजन को केवल किस रूप में ग्रहण कर सकता है? नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ग्रहण कर सकता है, और फिर नाइट्रोजन के यौगिक से ही वो फिर नाइट्रोजन के दूसरे यौगिक जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है वो बना सकता है। नाइट्रोजन का सीधा उपयोग लेने के लिए केवल कुछ ही जीव है इस धरती पर। जैसे एक तो आपके मटर कुल के पौधे आएंगे, मटर कुल के पादप, जिनको हम कहते हैं फलीदार पादप। क्या कहते हैं? फलीदार पादप। देखो होता क्या है, मटर कुल के जो पौधे होते हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं, इनको दाल कुल भी बोलते हैं अपन। जितने भी दाल वाले पौधे हैं उन सब पौधों के अंदर ये क्षमता है। हाँ, तो इन पौधों की जड़ों के अंदर क्या होती है, कुछ गांठें पाई जाती है जिन्हें अपन बोलते हैं मूल ग्रंथिकाएं। और इन मूल ग्रंथिकाओं में क्या होता है, राइजोबियम वंश के जीवाणु पाए जाते हैं।
राइजोबियम वंश के जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये राइजोबियम वंश के जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है इसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके पौधे की जड़ को उपलब्ध करवा देते हैं, और पौधा फिर इस नाइट्रोजन के यौगिक को प्राप्त करता है और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है। तो देखो कितना बढ़िया सिस्टम है प्रकृति का। जिन पौधों को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि इनकी जो दालें होती है या इनके जो बीज बनते हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा संग्रहित करते हैं ये, तो प्राकृतिक रूप से इनके शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि इनको नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में उपलब्ध हो सके, और ये व्यवस्था किसने कर दी, राइजोबियम वंश के जीवाणु ने कर दी। इसके अलावा मृदा के अंदर कुछ और भी जीवाणु स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, तो वो भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, और उन्हीं को पौधों अवशोषित करके क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, यहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के आगे अपन 3 तरीके पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझो कि किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन यदि नाइट्रोजन के यौगिक में बदलता है तो ये क्रिया कहलाती है नाइट्रोजन का स्तरीकरण। क्या कहलाती है, नाइट्रोजन का स्तरीकरण। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी यहां तक, मतलब पहले Yes, अपन ने sir. ये देख लिया कि नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, फिर हमने एक बात ये जान ली कि नाइट्रोजन जो होती है स्वतंत्र नाइट्रोजन, उसका उपयोग हमारा शरीर सीधे सीधे नहीं कर सकता, वो नाइट्रोजन को किस रूप में काम में ले सकता है, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ही काम में ले सकता है। तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का स्तरीकरण कहलाता है। क्लियर है बात? तो पहले आप इतनी बातों को लिख लो, फिर चक्कर अपन पढ़ेंगे इसका। नहीं ये तो हो जाएगा, चलो भाई मेरे साथ के साथ लिखते हुए चलना। नाइट्रोजन चक्कर टॉपिक डाल दिया था ना आपने, लिखो। Yes, sir. वायुमंडल वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। आगे देखो, नाइट्रोजन जैविक अणु, जैविक अणु में जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के कोष्टक में आप चाहो तो लिख देना कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन। अणु प्रोटीन, कार्बो। कोई माइक ऑफ रखिए आप, सबको डिस्टरबेंस होता है इससे। मेरे को तो कुछ नहीं है, लेकिन और बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल के कोष्टक में आप क्या लिख लेंगे, डीएनए DNA. व आरएनए। फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूं, का घटक होती है। तो इन चीजों का ये नाइट्रोजन क्या है, घटक है। आगे आप लिखिए, एरो मार के पैराग्राफ छोड़ के, नाइट्रोजन सभी प्रोटीन जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवों व फलीदार पौधों के
अतिरिक्त शेष पौधे व जंतु वायुमंडल की स्वतंत्र वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तंत्र है क्या? स्वतंत्र स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह सजीव नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ही कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आगे एक लाइन और लिख लो बस। नाइट्रोजन तत्व का नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना नाइट्रोजन का स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है भाई। इसको लिख लीजिए आप। गन्ना बोलना। हाँ हाँ, पर्व संधियां होती है उसमें भी। किसने कहा ऐसा? उनको गांठे नहीं बोलते, वो पर्व संधियां हैं। आज मटर का जो पौधा है उसको उखाड़ के देखना है, एक को जड़ सहित, उसमें देखना बीच बीच में गांठे मिलेगी। हाँ भाई, हो गया कि सबके? यस सर। यस सर। सर एक ठीक है, मिनट रुको। जिनका हो गया वो थैंक्स बोलो और लेफ्ट हो जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। थैंक यू सर। 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 धन्यवाद Welcome. सर। धन्यवाद। Thank you, sir, very much. थैंक यू सर। समुद्र को पानी
बाद में समझा दूंगा मैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।